दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे पूर्वज जिन नलों और धारों से साल भर पानी भरते थे वे वो अब क्यों सूख रहे हैं? क्या उत्तराखंड का जल संकट बढ़ता ही जाएगा या हम इसे रोक सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जल संकट की असली वजह क्या है, इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। हमारे साथ हैं जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी, जो हमें बताएंगे कि आखिर पानी का संकट क्यों गहराता जा रहा है और इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले रावत जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 में। थैंक यू जी। रावत जी, सबसे पहला जी सवाल, पहाड़ों में जल संकट कितना गंभीर हो चुका है? रावत जी, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जल संकट दिन ब जी दिन बढ़ता जा रहा है। जी पहले हर गांव में नौले धारे होते थे, लेकिन अब वे सूखते जा रहे हैं। आप इस हम्म, समस्या को कैसे देखते हैं? आप सभी को नमस्कार। जो भी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, खासतौर पे पर्वतीय एरिया के, तो 3 तो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं। उनकी अलग कुछ समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी दे देता हूँ। इसमें ये जब मुलायम सिंह का रिजीम और उत्तर प्रदेश एक ही थे, तो जब पर्वतीय एरिया में काफी सूखा पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, एक सोच, वहाँ के ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट की क्या सोच रही होगी, तो अचानक क्या हुआ कि सरकार से एक सहायता आई। सहायता के रूप में बोला कि सारे हैंडपंप लगा दीजिए, सारी जगह पे हैंडपंप लगा दीजिए, पहाड़ों में हैंडपंप भेज दिए। अरे भाई, कुछ प्लेन एरिया, कुछ नीचे का घाटी वाला एरिया वहां तो चल रहे थे, लेकिन पर्वतीय एरिया में कैसे चलेगा? अब वो उसके या तो गाड़ गधेरे पे डिपेंड है, तो वो खासतौर पे चल नहीं पाए, और कुछ टाइम चले भी तो उन्होंने पानी को खत्म कर दिया। अभी आपको कई जगह में, हम लोग जिस रूट पे आते हैं, तो अब ये बथरोज खान का एरिया है, वो बहुत हाइट पे है। वहां से जरा सा रानीखेत नजदीक है, उस एरिया में काफी जगह पे लगे हुए हैं और वो ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। अब हरियाणा वाले क्षेत्र में भी आता हूँ मैं, वहां पे भी एक पे हमने कोशिश किया था, बीच में रुक के हमने कहा इसको ट्राई करें, नहीं है, वो भी खत्म हो गया। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि ये जो हमारे जो गधेरे हैं, नौले हैं, धारे हैं, ये कहाँ चले गए? अब इनका क्या कारण है कि भाई क्या क्यों कमी आ गई ऐसे करके? समय पे, समय समय पे बिल्कुल चेंज आ रहा है। देखिए, आज खान पान चेंज हो गया है, सभी कुछ चेंज हो गया है, रहन सहन चेंज हो गया है, पहाड़ों में भी धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव आ गया। और जो अपने को चेंज करने के लिए मोस्टली लोग पलायन भी कर गए। उसी पे आते हैं, देखिए क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन हो गया। जो अब आदमी बदलेगा तो जलवायु में परिवर्तन हो गया। उसी तरह से जैसे कि बारिश पहले होती थी, फसल में जब फसल बोने के बाद बारिश चाहिए होती थी, तो बारिश होती थी। उसका क्या कारण होता था? और आजकल वो बारिश हो ही नहीं रही। वो जैसी बीज बो रहे हैं तो वो कुछ टाइम तक तो ऊपर आते ही नहीं, टाइमिंग बहुत खराब हो जाता है। ये अभी बैसाखी का टाइम आने वाला है अप्रैल में, इस समय फसलें कटने की ओर हो जाती थी, लेकिन अभी यहाँ फसलें पक रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कट पाएंगी। शायद वो 13 जो अप्रैल आता है बैसाखी का, उस दिन फसल कटनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे यहाँ शायद 15 दिन बाद कटेंगी, ये उम्मीद की जा रही है। और यदि मान लो तो सूख जाते हैं तो उनको जल्दी काट देते हैं जानवरों के लिए। चूंकि आजकल जानवर नहीं है, तो इसलिए वो जल्दी भी नहीं काटते, वो ऐसी फसलें खड़ी रहती हैं, चाहे उनमें से दाने हो या नहीं हो करके। तो मैं बता रहा हूँ
और जो तापमान है, टेम्परेचर में पहाड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ता जा रहा है। अब उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और भूमिगत जल जो है वो अब एक किस्म से उसका जो स्रोत था वो स्रोत खत्म की ओर जा रहा है, मिल नहीं रहा पानी। उसके दूसरी बात है कि वनों की कटाई। अब वन, देखिए, चीड़ हो गया, चीड़ तो पानी को अपने तरफ सोख लेता है। चीड़ के पेड़ ही सब ज्यादा है। मैं तो हैरान हूँ कि जो ठंडा एरिया है जहाँ बांज बुरांस होता है, वो भी पेड़, उनकी जगह चीड़ आ गए। उनके बगल में आप दो बांज के पेड़ देखोगे, एक बीच में चीड़ का पेड़ नजर आएगा। ये कहीं भी आप बेल्ट में देख लीजिए। और बांज बुरांस के जो संबंधित पेड़ है उनकी जो कटाइयां हो गई हैं अंधाधुंध। क्यों कटाइयां हो रही है, इसके बारे में सोचने वाली बात है। पहाड़ों में रिजॉर्ट की पॉलिसी खोल दी है, आप हर जगह रिजॉर्ट बनाइए। तो रिजॉर्ट भी कहाँ बनेंगे? वो कहते हैं यार यहाँ पे 4 पेड़ बाज के आगे या बुरांस के आगे, वो कहते हैं जी हमें तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, काट दीजिए इसको। अब ये पता नहीं है कि बाज बुरांस तो पेड़ जो है पानी को मतलब संरक्षित करता है। जब आपको पानी चाहिए होता है तब वो पानी देता है, उस समय अपने पास रखता है, जब उस पानी बरस रहा होता है, और फिर बाद में आपको पानी देता है। और आज भी कई जगह पे वहां पे जो स्रोत वही बांज के पेड़ों से और बुरांस के पेड़ों से निकल के आता है। ये पेड़ ऑक्सीजन के भी शुद्ध स्रोत हैं, लेकिन वो चेंजिंग आ रहा है। वो एक लेटिना घास हो रही है आजकल, वो पूरी टाइप की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये अतिक्रमण और शहरीकरण। अब ये इसमें क्या हो रहा है कि अतिक्रमण तो हो ही रहा है, लोग बाग कुछ अब क्या उगा रहे हैं, कुछ अलग चीजें। सब ज्यादा क्या हो रहा है कि ये रिजॉर्ट के बारे में मैंने जो बताया, अतिक्रमण होने लग गया, और ये शहरीकरण की ओर, मतलब लोग बाग अपने मकान कंक्रीट के बना रहे हैं। पहले मिट्टी के, पत्थर के, ऐसे जो रॉ मटेरियल वहां था उसके बनते थे, लेकिन वो अब नहीं बन पा रहे। जल संरक्षण जो गांव में, जल संरक्षण एक होता था, जो हमारा वन विभाग है और इस सॉइल कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट है, जो जल को संरक्षित करने के लिए चेक डैम बनते थे, उनमें पानी कुछ पौंड बनते, खाल बनते थे, जहाँ पे आपने देखा होगा कुछ जगहों का नाम खाल रखा होता है। दिवाली खाल भी जगह का नाम है, और बहुत जगह ऐसे। और खाल का मतलब यही होता है कि पौंड, यानी उनमें बरसात का पानी जमा रहता था, तो जमा रहता काफी टाइम तक, और शुद्ध पानी होता था वो। जब आपको गर्मियों में पानी चाहिए, पता ही नहीं चलता था कि गर्मियां कब निकल गई, पानी ही पानी रहता था। लेकिन उसमें जो नौले, धारे, उनकी साफ सफाई होती थी। आपको मैं जरा सा हट के बता दूं, हमारे उत्तराखंड में जितने भी धारे होते थे, नौले होते थे, उन जो भी दुल्हन आती थी नई, जिस किसी भी परिवार की हो, तो वो सबसे पहले नाले और धारे को पूछती थी। वो आप शायद कुछ आजकल वीडियो में दिखाते हैं लोग, वो कुछ सच दिखाते हैं, कुछ ऐसे दिखाते हैं, उनमें वीडियो में ही आप देख पाते हैं। तो ये जो परंपरा है वो खत्म हो रही है, और पानी को शुद्ध रूप माना गया है। लेह लद्दाख में पानी को विष्णु माना जाता है, वो एक पूजा करते हैं पानी की। तो पानी में ही सब कुछ है। गंगा जल में देखिए ये चीजें हो रही हैं, साफ चाहिए, ये चाहिए। तो वही चीज हमारे यहाँ उत्तराखंड में है। मैंने बताया ना, उत्तराखंड में जो सत्युग का जो धाम है, बद्रीनाथ धाम है, मतलब पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय एरिया को ही ये मान लिया जाता है कि ये सत्युग से रिलेट करता है। तो वो परंपराएं थी, वो कल्चर था हमारा, वो था, वो बहुत कम होता जा रहा है, और वो हमारे कंक्रीट जंगल बनते जा रहे हैं। इस ओर जरा सोचना पड़ेगा कुछ सॉइल कंजर्वेशन वालों को, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वालों को, बहुत सारी चीजों को। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, अभी ये उस पर एनजीटी ने शायद रोक लगा दी है। देहरादून से मसूरी के बीच में रोड को चौड़ी करने के लिए पता नहीं कितने हजार पेड़ काट रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो देहरादून का टेम्परेचर, और सबसे डर्टी सिटी में जाना जा रहा है वो, जो नंबर 1 पे उत्तराखंड का पोल्यूटेड सिटी है वो देहरादून है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी, उसमें भी। और तो वो सारे पेड़ काटते जा रहे हैं वो ऊपर। वो यानी कि आपको टूरिस्ट को भेजना है कहाँ, मसूरी तक, वो सारे जितने पेड़ है उसको चौड़ी कर दीजिए रोड को। ये ऑल वेदर रोड बनी है, इसको मैं क्रिटिसाइज पॉलिसी पे नहीं करता, हम भी चाहते हैं कि रोड चौड़ी हो, लेकिन वहां पेड़ तो ना काटे जाए। और हमने आपको एग्जांपल दिया था मर्सिला विक्टर्सन रोड में, ये इसी बात पर अटकी पड़ी थी
कि ये 78 ईयर में ये जो रोड अब खुलेगी वो इसीलिए था, उसमें लिख करके दिया है कि इसमें आप जहाँ जहाँ पेड़ कटेंगे उसका एक पेड़ कटेगा तो 10 पेड़ लगाएंगे। तो ये जी बहुत जरूरी चीजें हैं, ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, ना वो इंजीनियर सोच रहे हैं ना वो। अब कोर्ट कितना ध्यान देगा, कितना वो करेगा, कोर्ट के बारे में तो हम लोग ही बताते हैं कि आप बोलते हो यार वहां पेड़ कट गए, किसी ने बोला कि इतने पेड़ कट गए, तो कोर्ट कहता है चलो ठीक है, वो देख के आता है या किसी को बेचते हैं, तब जाके वो कहते हैं यार इस पर रोक लगाइए। जी, तो ये वाली बातें धारे नौलों की परंपरा और जो शहरीकरण का होना, ये मतलब वो चीजें हमारी खत्म होती जा रही है। तो आपके कहने के अनुसार वर्षा में कमी और जलवायु परिवर्तन, पहले जितनी बारिश होती थी उतनी अब नहीं हो रही है। जी। और पेड़ भूमिगत जल स्रोतों को बचाते थे, लेकिन अब यह हम्म। संतुलन भी बिगड़ गया है। हम्म। करेक्ट। गांव का खाली होना, कम आबादी हम्म। होने से जल स्रोतों की देखभाल करने वाले लोग भी नहीं। बहुत कम बचे हैं। और करेक्ट। सरकारी योजनाओं की कमी, हम्म। जल संरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर काम नहीं हो रहा। जी तो जी। रावत जी, क्या उत्तराखंड के सभी जिलों में जल संकट बरकरार है? देखिए तकरीबन शहरीकरण जिले की बात, जिला तो एक हेडक्वार्टर है, जिले में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। अब हमारा जो हेडक्वार्टर अल्मोड़ा है, वहां से हमारी दूरी बहुत है, उतने देर में शायद कई बार हम रामनगर से आगे काशीपुर तक निकल जाते हैं, मुरादाबाद तक भी निकल सकते हैं जब तक अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं। तो वहां से क्या होता है कि कोई भी चीजें आ रही हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो पिथौरागढ़ का डिस्ट्रिक्ट है या कुछ और डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्टों की जो और तहसीलें हैं, जैसे थराली नाम, चमोली की थराली नाम की तहसील है जहाँ से पिंडर नदियां आती हैं, वो जरा सा जी विभिन्नता है। और जल संकट मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सभी में है, क्योंकि जो ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं, जो ग्लेशियर है वहां तो शायद पानी का वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पब्लिक बहुत कम है। पब्लिक कम होने के कारण से उनको जल संकट महसूस होता नहीं है। और दूसरी बात है, जहाँ पे ग्लेशियर, वहाँ बर्फबारी काफी अच्छी हुई है, तो वो जो है भरपूर मात्रा में वहाँ पानी होता है। लेकिन कुछ जो जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे आप हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अल्मोड़ा को ही देख लीजिए, मुझे लग रहा है आपको अल्मोड़ा को पूरा पार करने में बहुत टाइम लगता है, वहां पे इतनी भीड़ जी रहती है, वहाँ पानी चाहिए, तो कोसी नदी सूखने के कगार पे रहती है, कोसी में वो जाने क्या कितनी स्टडी कर चुके हैं उसपे, तो वो नहीं हो पा रहा है। अब उसके लिए एक तो ये जिम्मेवारी है, दूसरी बात है कि जो शहर की जो बसासत है उसमें लिमिटेशन होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खासतौर पे हम फॉरेन की जिनकी आबादी कम है उनके जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो स्ट्रक्चर को उसको स्टडी करते हैं तो उसको पता लगता है कि वो लोग ने, समझदार तो सभी लोग हैं, हम लोग भी हैं, वो मानते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ पे आप 1 लाख आदमी बसाइए या 20,000 आदमी बसाइए, तो उतने आदमी उतने ही संसाधन है, तो वहां से फिर दूसरा शहर बसाने को होता है। और दूसरी बात, सभी में तो नहीं कह सकता, असमानता है अभी भी, कुछ परसेंट प्रॉब्लम ये क्रिएट होती जा रही है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसका अभी से यदि हल नहीं निकाला तो आने वाला टाइम प्रॉब्लम वाला होगा बहुत ज्यादा। मैं अपने जी। दर्शकों को बता दूं कि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में जल संकट ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर हम्म। परंपरागत जल स्रोत तेज़ी से खत्म हो रहे हैं। कुछ जगह correct, पर जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया है, लेकिन अब भी बड़े स्तर पर प्रयास की ज़रूरत है। हम्म। जल संकट का रावत जी समाधान क्या है? समाधान देखिए बहुत सारे तरीके, सबसे पहले तो जो शहरीकरण है, ये शहरीकरण को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अब आप बताइए कि किसी चीज की सीमा, मैं ये पहले ही उसमें क्लियर कर चुका हूँ कि भाई आप कहाँ बसना चाहते हैं, किस जगह पे। आजकल हर कोई आदमी बसना चाहता है जहाँ पे की बहुत सुविधा हो, सुविधाओं में ही। आपने ये दिल्ली के बारे में ही आप सोचते हैं, दिल्ली में जनरली लोग एक
चाहे किसी तरह से रहा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एनसीआर में जाए। तो ये बहुत पहले मैंने एक फाइल को डील किया था वहां पे, तो उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में दिल्ली और एनसीआर की आबादी 7 करोड़ की होगी, जिसमें से कि 2 करोड़ दिल्ली की होगी, 5 करोड़ एनसीआर की होगी। तो एनसीआर को इतना बड़ा बना लिया। तो वो वही चीज है। अब यहाँ क्या है, कुछ जैसे हल्द्वानी है या देहरादून है या आगे काशीपुर वगैरह है, इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। अब पेयजल के लिए, पानी के लिए कई चीजें जो समाज, एक तो ये इसके बारे में, और दूसरा जो पर्वतीय एरिया में है, जो गाड़ गधेरे हैं खासतौर पे, उनका ना दोबारा से जो गधेरे गधेरे जो स्रोत हैं, गाड़ बनती है, गाड़ का मतलब है नदी, गाड़ जो बनती है वो गधेरों से ही बनती है। अब मैंने अभी ये देखा, मैं अभी गैरसैंण गया था, तो महलचोरी से आगे जो रामगंगा का जो स्रोत है उसे राम गधेरा कहते हैं। राम गधेरा वो भी गधेरा है। तो रामगंगा का उद्गम वहां से होता है, वो एक पर्वत श्रृंखला है, वहां से होता है वो। तो वो गधेरा है। फिर वहां से लगातार, वहां पानी कम है, वहां नीचे नीचे एक झील भी बना रखी है। तो ठीक है, वो झील, अब ये समाधान क्या है जी? देखिए, हमने बहुत कोशिश की है कि ये झील का रूप छोटे छोटे, मतलब बड़ी झील नहीं चाहिए। अब आप मान लीजिए, मैं इसमें बार बार जो जिक्र होता है तड़कताल झील का होता है, तो तड़कताल झील इतनी बड़ी झील बनने जा रही थी, लेकिन वो सीजनल झील है, उसको 70% वो भरती है। लेकिन उसको पानी को यदि आप कुछ परसेंट भी रोक सकते हैं, और या उसकी बात नहीं है, रामगंगा में बहुत पानी आता है। आप जुलाई अगस्त में देखिएगा, इतना पानी होता है कि हद से ज्यादा। तो उसमें डैम सिर्फ कहाँ बना है? कालागढ़ में बना है, तो प्लेन एरिया में। जो हमारे हिली एरिया में है, वहां पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं, वहां पे छोटे छोटे, आज समय ऐसा है, गधेरे की साइड तो आप नहीं देख पा रहे हो। गधेरे भी आज नदी का रूप है, बड़े बड़े हैं, उनको भी जरा सा उनमें गाद आ जाती है, कई चीजें आ जाती है, वो उनको रिवाइव करने के लिए वो सिल्ट को निकालना पड़ेगा। सिल्ट को निकाल करके, ताकि उसमें दूसरा एक खनन हो रहा है, खनन खनन से, जैसे ये बागेश्वर में खड़िया खनन है, ये है वह, उसमें तो मतलब वो पानी कहाँ चले जाता है कुछ पता नहीं है, वो नीचे गड्ढे गड्ढे बन गए हैं, माइनिंग होती है ना उसकी। खड़िया खड़िया का आपको पता होगा, बहुत सारी चीजें, ये बागेश्वर की प्रॉब्लम है। वहाँ बहुत अच्छी नदियां भी बनती है, लेकिन पानी, शहर भी खासतौर पर बसा हुआ है, तो वो दूसरे में चले। आज हम पेयजल के बारे में, खासतौर पे पानी के बारे में कह रहे हैं। पानी जो सूख जाता है, एक टाइम तो भरपूर मात्रा में पानी होता है, लेकिन एक टाइम होता है कि बूंद बूंद के लिए, पानी के लिए परेशानी हो जाती है। तो मेरा ये सुझाव है कि जगह जगह पे जो नदियां, छोटी नदियां, आपको मैं बता दूं, ये साल्टे साइड में बिनोद नदी है, तो बिनोद नदी में भी गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाती है, जो देघाट से निकल के आती है, उसमें एक छोटी सी झील बना दिया जाए। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ी चीज झील, जो कि पानी को एक रोके जरा। उसमें योजनाएं बहुत हैं, सिंचाई के लिए चाहिए, कई चीजों के लिए, ये एक बनाना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम के लिए। और जो नौले हैं, नौलों में आजकल लोग बाहर नहीं जा रहे, उसका कारण क्या है? जल जीवन मिशन भी हो गया है, उसकी कुछ सफलता भी हुई है। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट की सारी योजनाएं असफल हैं, सफलता है। घरों में पानी, अब अभी मैं यहाँ नौला ग्राम पंचायत में मैं बैठा हूँ, 4 दिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि बिजली नहीं आ रही थी। बिजली का कुछ ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आई थी, ये तहसील लेवल पे, तो वहीं से बिजली आती है। तो हो क्या रहा था कि रात को वो बिजली दे रहे थे, लेकिन उन्होंने, ये एसडीएम के डीएम के ऑर्डर है कि पहाड़ी क्षेत्र में बिजली को दिया जाए हर हालत में रात के लिए, दिन में चाहे ना दिया जाए। दिन में हवा चलती है, उजाला होता है, रात में बाघ वगैरह आता है, कई चीजें होती है, तो लाइट देना। तो शाम होते ही लाइट आ रही थी, लेकिन लाइट कब चली जा रही थी? रात को मान लीजिए 10-11 बजे चली गई, या 2-3 बजे सवेरे चली गई, या 3 बजे के आसपास ऐसे। तो हमने जल निगम वालों से पूछा, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि क्या करें, पंप नहीं हो पा रहा। वहां से ऑर्डर है कि भाई पहले ये बिजली उनके लिए चाहिए, तो कैसे वो इमरजेंसी में कर रहे थे। आज 4 दिन के बाद पानी सही हो गया, पानी भी खूब आ रहा है, बिजली भी सही आ रही है। तो ये भी प्रॉब्लम। तो मेरा कहने का मतलब, जो नौले, तब भी लोग नौलों में नहीं जा रहे थे, जो पुराने नौले हैं गाँव के, उनमें नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो उनमें पानी शायद नीचे चले गया, पानी उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई। तो वो उनको कब ढूंढते हैं? जब मान लीजिए 1 महीने पानी ना आए, तो उनको ढूंढते हैं। अब उसमें फिर क्या है, कोई कंप्लेंट इधर करता है, उधर करता है, लेकिन पानी आ गया फिर। तो आज जो जल, नल से जल है,
उसके कारण से भी गधेरों में पानी, गधेरों की साइड कोई जाना पसंद नहीं कर रहे। तो वो चीज आया, उनकी साफ सफाई है, कई चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि, और वृक्षारोपण है, जो वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाए जाएं, पेड़ की क्वालिटी होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई इंजीनियर जो भी सॉइल इंजीनियर है वो देखे कौन से पेड़ लग सकते हैं यहाँ पे, और जो वन विभाग के जो उनके भी इंजीनियर होते हैं, उनके भी साइंटिस्ट होते हैं, वो बताते हैं चौड़ी पत्ती वाले, और जिनकी जड़ें मतलब ये चीड़ वीड़ तो लग जा रहा है, जो जो ये लटीना घास है, ये जिसे कुरी कहते हैं, ये पूरा पूरा पानी सोख लेती है। ये देखिएगा आप, गर्मी में इसका पौधा लाल हो रखा होता है, देखिए आपने देखा होगा, लाल पौधा, क्योंकि वो सारा पानी खींच लेता है। वो घास को पूरा जला करके खत्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे वो छुपने के लिए, वो जो जानवरों को छुपने का हो गया है, जो जंगली जानवर है, वो पता नहीं चल रहा है। यहाँ मैं आपको, यदि मेरे पास मैं वीडियो आपको कल दे सकता हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें देखा ऐसी उपजाऊ जमीन थी, वो सारी की सारी खत्म की ओर जा रही है, और बिल्कुल घास उग गई है ऐसी। और वो भी अच्छे वाले नहीं है, जैसे नीम हो, आंवला हो, कई चीजें हो, वो प्लांटेशन नहीं है, वो एक अजीब तरह का हो गया है। तो वो वृक्षारोपण, अच्छे वाले वृक्षारोपण ये बताए। और जो जल संचयन का है, हर घर में, आप घर बहुत सारे बन रहे हैं, मैं देखता हूँ रात को इस रोड पे डंपर चलते रहते हैं, यानी ट्रक जो रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं, कोई ईंट ले जा रहा है, कोई पत्थर बजरी ये सब। तो उन घरों में सबसे पहले एक तो इन्होंने सोलार का जो प्रोजेक्ट वो लगाने की बात कही है, दूसरा गवर्नमेंट तो कहती है लगाओ करके, लेकिन कैसे लगाओ ये पता नहीं है। दूसरा रेन हार्वेस्टिंग का, सबको नीचे पौंड बनाए, मतलब आई मीन घर के नीचे जो भी आगे आपका जगह है उसमें एक तालाब जैसा बनाया जाए। वो पानी वर्षा का पानी हो, नहीं तो आपका जब भी पानी आता है वो पानी, मतलब बरसात में इतना पानी आता है कि वो भर सकता है बिल्कुल आराम से। उसको आप धीरे धीरे उसको यूज कीजिए। यदि वो पानी भी जमा होगा, उसका एक तरीका होता है। यहाँ गवर्नमेंट में प्रशिक्षण देने के लिए आते, मैंने किसी ऑफिसर से पूछा था, वो कहते जी यहाँ पे इस और कोई रुझान ही नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते लोग, के लिए भी पानी, रेन हार्वेस्टिंग है, ये कई चीजें हैं। और जो स्थानीय जो पंचायत है, जो भागीदारी हमारे पंचायतों की, अब क्योंकि पंचायत में क्या हो गया कि पंचायतों की कभी मीटिंग होती है नहीं होती है, ये भी मुझे पता नहीं है। मैं पिछले अभी एक महीना करीब होने जा रहा है यहाँ पे हूँ, मैं भी इस चीज को देख रहा हूँ कि ग्राम पंचायतों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। कोई मीटिंग का कोई सर्कुलेशन तो कुछ होता नहीं है सर्कुलर, तो इसलिए वो अब उनको तब बताया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। और मेरे हिसाब से ये चीजें पहले जब हम प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा करते थे, उस समय कृषि नाम का एक सब्जेक्ट होता था, कृषि नाम का, उसमें कृषि से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, इवन आपको याद होगा हल के बारे में बताते, हल का एक नशुड़ा होता था, उसके बारे में बताया जाता था, और वो कुदाल के बारे में, फावड़े के बारे में, कई चीजों के बारे में बताया जाता था। आज कृषि वाली जो चीजें हैं वो हमारी लुप्त होती जा रही हैं। तो वैसे ही जल संरक्षण के बारे में, या पानी में हम कभी नाव चलाते हैं आप, या जगह जगह पे आप वो देखा गधेरे आ जाते हैं, एक गधेरे भूमि का कटाव भी करते हैं ऐसे, तो उसको कैसे वो रोका जाए। उस समय इतना पानी हो जाता है कि पानी के बारे में कुछ सोच नहीं सकता कि जैसे अब वो कहीं उस समय संरक्षण कैसे करें, उनको ये बताया नहीं जाता कि कैसे संरक्षण। उसके 2 महीने के बाद जब गर्मी पड़ती है तो पता लगता है यार पानी की जरूरत है। तो ये हमारे साइंटिफिक तरीके से बच्चों को स्कूल में, प्राथमिक स्कूलों से ही पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें समय के अनुसार, मतलब भौगोलिक स्थिति के अनुसार पढ़ाई जाती है। अब ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर को पिघला करके हम पानी पीते हैं। लेह लद्दाख की बात, जब मैं आपको बता दूं, जून में मैं गया था, जून में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे 35 डिग्री टेम्परेचर था, सुबह 5:30 बजे का, 31 या 35 के आसपास मॉर्निंग में, जून 15-18 तारीख की बात हो, 15 तारीख शायद, ऐसे 15-16। और जब हम वहां पहुंचे हैं 1 घंटे में लेह एयरपोर्ट पे, तो 12 डिग्री टेम्परेचर था। तो वो कहने लगे वहां तो गर्मी है ही नहीं,
तो उनको क्या करना पड़ता है सर्दियों में, इस समय तो पानी मिल रहा था 12 डिग्री में, जब वहां माइनस में टेम्परेचर चले जाता है तो उनको ग्लेशियर को पिघला, जो बर्फ को पिघला करके तब पानी पीना होता है, क्योंकि वो सारे जम जाते हैं। वो उनको गर्म रखने के लिए उन्होंने कुछ ने अलग से पौंड बना रखे हैं ऐसे, ताकि वो नीचे से भट्टी लगाते हैं, आई डोंट नो क्या करते हैं, वो इस तरह से बता रहे थे। अब तो इलेक्ट्रिक से, पहले वो पुराने टाइम में बता रहे थे, अरे हमारे लिए ये तो वहाँ के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि कैसे वो भट्टी को बनाया जाता है, कैसे पानी को किया जाए। तो मतलब समय के अनुसार और भौगोलिक स्थिति के अनुसार बच्चों को ये चीजें पढ़ाना जरूरी है। जी जी रावत जी, क्या जी क्या आपको लगता है कि सरकार इस समस्या को हल करने में मदद कर सकती है? देखिए, सरकार सरकार कौन है? मैंने हमको बताया, सरकार हम हैं, आप हैं, हम जिनको चुनते हैं वो हमारे जैसे लोग हैं। अब आपको लगता है कि वो लोग समझदार हैं, वो हैं, तब चुनिए, तब उनको। अब सरकार में वही लोग बैठते हैं। अब तो सरकार में मैंने बताया, एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि एक पीछे से, पर्दे के पीछे, अब हम 70 एमएलए को जानते हैं यहाँ पे, हम ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान को जानते हैं। हमने कभी पूछा है कि ग्राम प्रधान के वहां पे एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो किस काम के लिए होता है? खाली परिवार रजिस्टर बनाने के लिए थोड़ा होता है। बहुत सारी चीजें, जब पंचायत की मीटिंग हो तो उसको उनको बुलाना चाहिए। और दूसरी बात है, जो 70 एमएलए हैं वो मिनिस्टर भी बनते हैं, 12 मिनिस्टर बनते हैं इंक्लूडिंग सीएम। तो उनके साथ बहुत बड़ा तंत्र होता है, आईएएस ऑफिसरों का तंत्र होता है, सचिवालय ऑफिसरों का तंत्र होता है, और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस का तंत्र होता है, और रेवेन्यू सर्विस वाले होते हैं, और आईटी सेक्टर वाले होते हैं। पता नहीं, मैं ये स्टेट सेंटर से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, लेकिन स्टेट में भी आई थिंक ऐसे होता है। उनको वो बोलते हैं कि यार ऐसी ऐसी कुछ योजना बनाइए, तो वो गवर्नमेंट कर सकती है। तो कभी ध्यान दिया, भट्टोच खान वाली रोड से आप आते हो, चौटाम वाली रोड से, तो धीरे 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 करके गाड़ी ऊपर मोहान से ऊपर, कुमेरिया से ऊपर चलती रहती है। चलते चलते वो एक जगह पे आप पहुंच जाते हो ऊपर वाली बेल्ट में, भट्टोच खान की, जो भट्टोच खान की बेल्ट रानीखेत की पैरेलल है, मतलब समानांतर है। तो वहां पे क्या है, बांज के पेड़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। यही चीज आप चकोटिया से कर्णप्रयाग को जाते हो, तो आप एक कर्ण, मतलब चकोटिया से ऊपर महलचोरी जाओगे, ये सॉरी पांडुकाल से फिर वो महलचोरी नीचे है, फिर ऊपर जाओगे तो उसी बेल्ट पे जो हाइट पे है वहां सारे बांज के पेड़ स्टार्ट हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा। ये तो वो मैं ये कहता हूँ कि नीचे के क्षेत्र में वसासत अभी भी, जैसा हम कहते हैं कि इस सिटी ऊपर के एरिया में ये देखा जाए, पेड़ तो नीचे भी लगाया जाए। एक माइनर ट्विंस को हम याद करेंगे, माइनर ट्विंस ने बोला था कि ये जो तलहटी वाला एरिया, जो गर्म एरिया है, इसमें भी एक सेब है जो हिमाचल का, पता नहीं कौन सी ब्रीड टाइप बताया था, मैं ब्रीड बोला था, वो यहाँ हो सकता है करके। तो ऐसी बागवानी की जाए, ऐसा वो किया जाए, हरा भरा रखा जाए, चीजें तो बहुत सारी हो सकती हैं। इससे जल संचय भी मिलेगा, हार्वेस्टिंग तो बहुत जरूरी है। पानी का तालाब बनाइए, कुछ बनाइए। पानी के बगैर ना सिंचाई हो सकती है, ना जल जीवन। जल जीवन, यही तो वो लगे यार, ये नारा ये कहाँ से निकला है? इसमें आप संधि विच्छेद कीजिए तो पता लग जाएगा। जल ही जीवन है, उसको जल को आप जैसे भी संरक्षित कीजिए। उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट। मुझे एक काम मैं और बताता हूँ आपको, मेरा एक सुझाव है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि आप एक पॉलिसी बनाते हो तो आप एक सिंगल विंडो सिस्टम रखिए। अब ये मत कीजिए कि वो उस डिपार्टमेंट का, आप एक डिपार्टमेंट सॉइल के बारे में, जल संरक्षण के बारे में, मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक छोटा सा निदेशालय है, तो उसको पूरी पावर दीजिए कि वो जो लोग हैं, चाहे वो वन विभाग के हों, चाहे वो सॉइल वाले हों, चाहे वो दूसरे और डिपार्टमेंट और भी हैं बहुत सारे, शहरीकृत जो डिपार्टमेंट जो कि रिजॉर्ट की अप्रूवल देते हैं, ये होम स्टे वाले की देते हैं या कुछ और, वो अपना एक्सपेंड कितना कर रहे हैं, तो वो हर जगह से एक सिंगल विंडो सिस्टम में, यानी सिंगल विंडो होता है, एक विंडो पे आप गए, आपने बोला जी मुझे मकान बनाना है, तो कह रहे जी ठीक है, आपको अप्रूवल दे दिया, मानचित्र अप्रूव हो गया, आपको बिजली पानी का कनेक्शन सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। आपको कोई समस्या नहीं है, आपको चार्ज किया जाएगा एक जगह पे,
आपको ना बिजली ऑफिस जाना है, ना पानी ऑफिस जाना है, ना कहीं भी। ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों हो सकता? क्योंकि जैसे फॉरेन की आबादी वैसे हमारे उत्तराखंड की आबादी है बहुत कम कम। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख होगी इससे ज्यादा। इससे ज्यादा तो हमारे लोग बाहर हैं। जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए और उसका इंस्पेक्शन किया जाए। ये दोस्तों, जी आपके गांव में पानी की क्या स्थिति है? क्या आपके इलाके के नौले धारे भी सूख रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हमने जाना कि कैसे उत्तराखंड में जल संकट गहराता जा रहा है और इससे बचाव के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें थैंक यू। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वो है उत्तराखंड के गांव खाली क्यों हो रहे हैं, लायन की सच्चाई और समाधान। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थैंक यू फिर जी। एक थैंक अगली यू। वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।